फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत एचआई, वीआई और आईडीडी तीनों ट्रेड के फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर फर्स्ट की, जो कि कॉमन पेपर है और सभी ट्रेड के बच्चे इस पेपर का अध्ययन करते हैं। इस पेपर में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट में 1.3 तक कंप्लीट किया है। आज इस वीडियो में हम 1.4 कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये हमारा टॉपिक कौन सा है। टॉपिक है हमारा दिव्यांगता के कारण और रोकथाम, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर दिव्यांगता की व्यापकता और जनसांख्यिकी रूपरेखा। तो इसके बारे में हमें जानना है, ये टॉपिक है हमारा। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि दिव्यांगता के कारण और रोकथाम का अवलोकन कीजिए। इसके साथ ही राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर दिव्यांगता की व्यापकता और जनसांख्यिकी रूपरेखा की भी व्याख्या करनी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे दिव्यांगता के कारण के बारे में। तो दिव्यांगता के मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं, जिनमें एक जन्म से पहले होने वाली दिव्यांगता होती है, एक जन्म के समय पे होने वाली दिव्यांगता होती है और एक जन्म के बाद। तो जन्म से पहले जो होने वाली दिव्यांगता होती है उसमें आप देखेंगे कि वो किस प्रकार से होती है, और उसके बाद हम बात करेंगे उसके रोकथाम और उपाय की। तो जन्म के पूर्व जैसे कि मान लीजिए कि जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है तो काफ़ी कुछ देखभाल होना ज़रूरी होता है उस टाइम पे। जैसे कि सबसे पहले बच्चा अगर गर्भ में भी नहीं आया है और माँ की शादी होनी है तो सबसे पहले उसकी शादी एक ही नस्ल में शादी नहीं होनी चाहिए, एक ही गोत्र में नहीं होना चाहिए, जो कि हिंदू धर्म में आप जानते भी हैं कि एक ही धर्म जात में शादी नहीं होती है। और अगर एक ही धर्म जाति में होती है, एक ही खून के, एक ही परिवार के होते हैं, तो फिर उससे भी कहीं ना कहीं बच्चे पे असर देखने को बाद में मिलता है। और अगर माँ गर्भावस्था के दौरान है तो फिर उसका काफ़ी देखभाल होना चाहिए और समय समय पे उसकी जांच होनी चाहिए। हर 3 माह पे उसका एक्सरे होना चाहिए, बार बार उसका एक्सरे नहीं करवाना चाहिए। और इसके साथ साथ उसको संतुलित आहार देना होता है और डॉक्टर की सलाह से ही दवाइयों का सेवन करना होता है यहाँ पे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इसमें अगर एक ही आनुवांशिक के हैं तो वहाँ पे भी शादी नहीं करना चाहिए, उसका भी असर बच्चे पर देखने को मिलता है। तो एक ही धर्म जात लिंग में नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपना गोत्र देखना चाहिए उसमें शादी करना चाहिए। और पर्यावरण का असर भी होता है, तो आप ऐसे पर्यावरण में रहिए, ऐसे वातावरण में रहिए जहाँ पे बच्चे के ऊपर भी अच्छा उसका इफेक्ट पड़े, समाज का भी प्रभाव पड़ता है, सांस्कृतिक प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी का वहाँ पे विशेष ख्याल रखना होता है। उस दौरान माँ मादक पदार्थों का सेवन ना कर रही हो, कि वो सिगरेट पी रही हो या दारू शराब पी रही हो, तो इससे भी बच्चे पे असर पड़ता है। अगर गर्भावस्था के दौरान माँ है तो उसको भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, सीढ़ियाँ बार बार नहीं चढ़नी उतरनी चाहिए। तो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, जो कि आप जानते ही हैं कि ये सभी चीज़ें आपके घर में भी फॉलोअप की जाती हैं। अब हम बात करेंगे जन्म के समय के दौरान। तो जन्म के समय के दौरान जब बच्चा उस समय जन्म ले रहा होता है तो वहाँ पे जो प्रशिक्षित दाई या नर्स होती हैं उन्हीं का होना आवश्यक होता है और डॉक्टरों की सलाह से ही सारे कार्य वहाँ पे होने चाहिए और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हो उस टाइम पे, और बच्चे को वहाँ पे सुरक्षित तरीके से और उसको केयरफुली सारी चीज़ें वहाँ पे हों। तो इसके लिए आपको अस्पताल ज़्यादा बेस्ट होता है, ना कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए घर पे ही रुकें। नॉर्मल भले हो लेकिन अस्पताल में रहेंगे तो वहाँ पे प्रशिक्षित सभी चीज़ें जो दाई नर्स वगैरह होंगी वो वहाँ पे विशेष ख्याल रखेंगी। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा होगी तो बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ये भी ध्यान देना होता है कि जन्म के समय बच्चे अगर नहीं रोते हैं तो उन्हें रुलाने का भी प्रयास किया जाता है, क्योंकि बाद में फिर वही समस्या बन जाती है कि बच्चा बोल नहीं पाता है। फिर आपके जन्म के समय ये भी होता है
कि जो माँ है उसको अत्यधिक अगर पीड़ा हो रही है तो उस समय डॉक्टरों को विशेष ख्याल रखना चाहिए कि इतना भी अत्यधिक पीड़ा ना हो। जो उस टाइम पे जितनी पीड़ा होनी चाहिए वो डॉक्टरों को पता होता है, तो इससे वो वहाँ पे उस चीज़ को अच्छे से देखभाल में रखते हैं, अपनी ही देखभाल में उस बच्चे का फिर वहाँ पे प्रसव कराते हैं। तो प्रसव के दौरान वहाँ पे माता पिता जो भी होते हैं उनमें ये धैर्य होना चाहिए कि बच्चों की देखभाल के लिए पहले से उनको गलत दवाएं जो दी जा रही थी वो दवाएं ना दी जा रही हों, डॉक्टर की सलाह वहाँ पे ली जानी चाहिए। और जैसे कि यौन संबंध जो बीमारियां होती हैं वो भी वहाँ पे तुरंत चेकअप हो कि बच्चे को वो सारी बीमारियां ना हो और बच्चा किसी ऐसी बीमारी से ना ग्रसित हो जैसे कि उस टाइम पे निमोनिया वगैरह हो जाता है बच्चे को, तो फिर उसके लिए भी बच्चे को उचित सुरक्षा वहाँ पे प्रदान की जाए। अब हम बात करेंगे कि गर्भावस्था के बाद। तो गर्भावस्था के बाद आप जानते हैं कि अगर बच्चे को तेज़ बुखार आ जा रहा है तो इससे भी बच्चे में कहीं ना कहीं असर देखने को मिलता है, उसको दिमागी असर देखने को मिलेगा बाद में कि बच्चा दिमाग से थोड़ा कम होगा, आईक्यू लेवल उसका कम हो जाएगा। या फिर कह लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है तो इससे भी बाद में दिव्यांगता आ सकती है। और बच्चे का अगर वहाँ पे अच्छे से ख्याल नहीं रखा गया और उसको भरपूर पोषण नहीं दिए जा रहे हैं तो इससे भी बच्चा कुपोषित हो जाएगा और उसको वहाँ पे दिव्यांगता हो सकती है उस टाइम पे भी। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा पैदा होने के बाद भी उसकी देखभाल नहीं करनी है, वहाँ भी उसका विशेष ख्याल रखना है कि ताकि बच्चे में किसी भी प्रकार की दिव्यांगता ना आए। एक होता है परिस्थिति जन्य, जैसे कि किसी भी देश की सरकार का ये पहला दायित्व होता है कि वह अपने नागरिकों को शुद्ध जल, वायु, चिकित्सा, साफ वातावरण, शिक्षा, भोजन, ये सभी जो उचित व्यवस्था होती है सभी उपलब्ध कराए। अगर इसमें किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप वहाँ के नागरिकों में दिव्यांगता देखने को पा सकते हैं कि वो किसी न किसी कारणवश किसी न किसी दिव्यांगता में उनके लक्षण देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे दिव्यांगता के रोकथाम के उपाय की। तो दिव्यांगता के रोकथाम के उपाय में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले प्राथमिक रोकथाम आता है, जिसमें किसी भी बच्चे में अगर बीमारी है या दिव्यांगता की शुरुआत देखी जा रही है तो फिर उसको दूर करने की यहाँ पे संभावना बनती है, क्योंकि इसको दूर करने के लिए वहाँ पे क्या किया जाएगा कि उसका जल्दी से जल्दी पहचान किया जाएगा और हस्तक्षेप वहाँ पे लागू किया जाएगा। दूसरा है यहाँ पे माध्यमिक रोकथाम। तो माध्यमिक रोकथाम का मतलब होता है कि यदि बच्चे में दिव्यांगता आ गई है और उसके रोकथाम के लिए भी उपचार किए जा रहे हैं फिर भी उसका निदान नहीं हो रहा है, उसको नहीं रोका जा सकता है, तो वो हमारा द्वितीयक रोकथाम कहलाता है। यदि तृतीयक रोकथाम, यदि मान लीजिए आपने देखा कि बच्चे में दिव्यांगता भी आई और उसका रोकथाम भी किया, फिर भी उसको आप नहीं रोक पाए और वो इतनी चरम सीमा पे पहुंच गई है कि आप अब उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप उनकी सुविधा के अनुसार जो उनको उचित पुनर्वास होता है वो आप प्रदान करें, तो वो आपके तृतीयक रोकथाम में जाता है। जैसे कि कोई भी बच्चा बहुत ज़्यादा वो जैसे कि दिव्यांगता से ग्रसित हो, एक से अधिक दिव्यांगता से ग्रसित हो, ऑन बेड हो, तो आप क्या करते हैं कि सर्वाइव करने के लिए उसके लिए कुछ आवश्यकता बस जैसे व्हील चेयर हुआ या फिर सीपी चेयर हुआ या फिर अन्य जो आप उपकरण प्रदान करते हैं तो उसके माध्यम से फिर उस बच्चे का जीवन यापन थोड़ा बहुत सुलभ बनाते हैं, तो वो आपके तृतीयक रोकथाम में आता है। अब हम बात करेंगे इन उपायों के बाद भी कुछ आपको और उपाय करने होते हैं, जैसे कि वंशानुगत विकारों की रोकथाम के लिए चाचा, भतीजा, चचेरे भाई जैसे बहुत करीबी जो रक्त संबंध होते हैं उसमें विवाह नहीं करना चाहिए। एक संपूर्ण यहाँ पे आपको डिटेल बताया जा रहा है, जिसमें गर्भ के पहले गर्भावस्था के समय और गर्भावस्था के बाद ये पूरा आपको बताया जाएगा। तो ये गर्भावस्था के पहले की बात है कि जो रक्त संबंध में शादी नहीं करना है, एक ही संबंध में शादी नहीं करने होते हैं, या 21 वर्ष की आयु से पहले या 35 वर्ष की आयु के बाद गर्भधारण से बचना चाहिए।
अब यहाँ पे डॉक्टरों से परामर्श लेकर ही कार्य करें। यदि आपके परिवार में जन्म दोष की घटना है तो भी आपको डॉक्टर से परामर्श लेना है। यदि गर्भ धारण करने में कठिनाई हो रही है, कई बार गर्भपात हो रहा है, मृत बच्चे का जन्म हो रहा है, जुड़वा बच्चे हो रहे हैं, ऑपरेशन के द्वारा प्रसव हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों को डॉक्टर से बताना होता है। यदि आपका रक्त प्रकार जो है वो RH नकारात्मक है या आपको मधुमेह है तो डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे गर्भावस्था के दौरान देखभाल की। तो गर्भावस्था के दौरान जो विशेष रूप से खेतों में भारी बोझ उठाने, कठिन कार्य करने, शारीरिक श्रम जैसे कि या दुर्घटना संभावित जो गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कि जो महिलाएं हैं वो फिसल गईं तो इससे भी उनको चोट लगती है, स्टूल या कुर्सियों से चढ़ रही हैं और गिर गई तो इससे भी उन्हें बचना चाहिए। अनावश्यक दवाओं का सेवन नहीं करना होता है यहाँ पे, और दवाओं का सेवन करें तो फिर वो डॉक्टर की सलाह से ही करें। किसी भी मादक पदार्थ का सेवन ना करें, नशीले पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। यहाँ पे एक्सरे से भी बचना चाहिए, बार बार एक्सरे नहीं करवाना चाहिए, और हर 3 माह के दौरान खसरा हुआ या कंठमाला आदि जैसी जो बीमारियां हैं इसके संपर्क में आने से बचना चाहिए गर्भावस्था के दौरान। और यौन रोग पीड़ित के साथ में यौन संपर्क नहीं बनाना चाहिए। लेड विषाक्तता विषाक्तता यानी कि ये मतलब जैसे सुइयां लगाते हैं, एक सुई दूसरे को भी लगा दिए, फिर तीसरे को लगा दिए, तो ये चीज़ें तो अब हट गई हैं, इसमें भी सावधानी बरतनी होती है। कोल के अधिक प्रयोग से बचना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर संतुलित पोषक आहार लेना चाहिए, इससे भी बच्चे में समस्या नहीं आएगी। और इसमें महिलाओं को प्रतिदिन 0.4 मिलीग्राम फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है, या कह लीजिए आयरन की गोलियां, ये सब समय समय पे लेते रहना चाहिए। और यहाँ पे वजन कम से कम 10 किलोग्राम बढ़े और नियमित चिकित्सा जांच कराते रहना चाहिए। महिलाओं को टिटनेस का इंजेक्शन अवश्य लगवाना चाहिए इसमें। और महिला का जो वजन हो वो 38 किलोग्राम है, ऊंचाई 152 सेंटीमीटर से कम हो तो गर्भावस्था के दौरान उनको वजन 6 किलो बढ़ा लेना चाहिए। और हीमोग्लोबिन या एनीमिया ऐसी बीमारी है तो उसको पूर्ण करना चाहिए। विशेषज्ञ की देखभाल में ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। पैरों में सूजन आ रहा है या फिर लगातार सिर दर्द, पेशाब में कठिनाई हो रही है, योनि में रक्तस्राव देखने को मिल रहा है, आंखों का पीलापन हो रहा है, तो डॉक्टर की परामर्श तुरंत लेना चाहिए। और जन्म के समय देखभाल की बात करेंगे तो जन्म के समय देखभाल जो प्रशिक्षित कर्मी होंगे, दाई या नर्स, उन्हें ही अस्पताल में रखा जाए, उनकी सुविधा हो। यदि बच्चा तुरंत जन्म के तुरंत बाद नहीं रोता है तो फिर उसका भी उपाय करना चाहिए यहाँ पे। और समय से पहले जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं उनको जो जितने समय उनका कम है उतने समय उनको देखभाल में रखना चाहिए नवजात शिशुओं को। यदि शिशु का सिर असामान्य होता है, छोटा या बड़ा दिखाई दे रहा है, तो चिकित्सक का यहाँ पे परामर्श लेना चाहिए। बच्चे को संक्रमण से बचाना चाहिए और जन्म के तुरंत बाद माँ का स्तनपान कराना चाहिए, क्योंकि उसमें आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो कि बच्चे के लिए काफ़ी लाभदायक भी होता है। अब हम बात करेंगे प्रारंभिक बचपन की। प्रारंभिक बचपन तो है नहीं इसमें, तो इसको हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। सांख्यिकी प्रोफाइल का अवलोकन वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो दिव्यांग होंगे उनकी आबादी जो है वो 26.8 मिलियन है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो दिव्यांग की आबादी है वो 26.8 मिलियन है। प्रतिशत के लिहाज से यह 2.21% है। भारत में दिव्यांग आबादी में मामूली वृद्धि हुई है। ये आंकड़ा 2001 में 21.9 मिलियन से बढ़ करके 10 वर्षों की अवधि में 26.8 मिलियन ये हो गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 11.9 मिलियन महिलाओं की तुलना में 14.9 मिलियन पुरुष दिव्यांग थे, और ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांग लोगों की कुल संख्या 18 मिलियन से अधिक थी और शहरी क्षेत्रों में 8.1 मिलियन थी। दिव्यांग पुरुषों का
प्रतिशत 2.41% है, जबकि महिलाओं का जो प्रतिशत है वो 2.1% यहाँ पे है। और सामाजिक समूहों के अनुसार बात करें तो विश्लेषण से ये पता चलता है कि कुल जो दिव्यांग आबादी का 2.4% यहाँ पे अनुसूचित जाति के हैं, यानी कि SC के हैं, और 2.05% जो हैं वो ST के हैं, और 2.18% जो हैं वो SC ST के अलावा अन्य लोग इसमें शामिल हैं। दुनिया की लगभग 15% जो आबादी है वो किसी न किसी रूप में दिव्यांगता के साथ जुड़ी हुई है, और जिसमें 2 से 4% जो हैं वो कामकाज में महत्वपूर्ण कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। वहीं वैश्विक दिव्यांगता का जो प्रसार है वो WHO के पिछले अनुमानों से अधिक है, जो 1970 के दशक का है, और लगभग 10% आंकड़े का सुझाव देता है। ये जनसंख्या बढ़ने और पुरानी बीमारियों के तेजी से बढ़ने के साथ साथ दिव्यांगता को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली जो पद्धतियां हैं उसमें सुधार कर दिव्यांगता को ये वैश्विक अनुमान के रूप में आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा है। दुनिया भर में दिव्यांगता के कुछ आंकड़े मौजूद हैं जो कि WHO 2011 के अनुसार हैं। 253 मिलियन लोग किसी न किसी प्रकार के अंधेपन या दृश्य हानि या प्रभावित हैं इन सभी दिव्यांगताओं से। ये दुनिया की 3.2% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। मैक्सिको की जनसंख्या की लगभग 2 गुनी जनसंख्या दिव्यांग लोगों की है, और 466 मिलियन लोग दिव्यांगतापूर्ण बहरेपन यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट के हैं। दुनिया की 6% आबादी जो है जैसे कि यूरोपीय संघ के सभी निवासियों का ये प्रतिनिधित्व करता है। लगभग 200 मिलियन लोग जो हैं वो बौद्धिक दिव्यांगता यानी कि IQ लेवल उनका 75 से कम है। यह विश्व की जनसंख्या के 2.6% है, और ब्राज़ील के जितने निवासी हैं लगभग उतनी संख्या दिव्यांग व्यक्तियों की पूरे विश्व में है। और 75 मिलियन लोगों को दैनिक आधार पर व्हीलचेयर की आवश्यकता होती है। ये विश्व की 1% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ये कनाडा की जो जनसंख्या है उससे लगभग 2 गुनी है जो जिनको व्हीलचेयर की आवश्यकता है। ये आंकड़े एक विकासवादी औसत रह सकते हैं, लेकिन एक बात निश्चित है कि किसी भी प्रकार की जो दिव्यांगता है उससे जो प्रभावित लोग हैं उनकी जो संख्या है वो बच्चों से लेकर कर वयस्क तक दुनिया की आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि आप जान रहे हैं जो ये आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं वो किसी न किसी देश के 2 गुनी संख्या के बराबर हैं। तो इस तथ्य को हम बहुत ही महत्वपूर्ण मानेंगे, क्योंकि इसमें एक से अधिक दिव्यांगताएं भी शामिल हैं, और ये दुनिया में दिव्यांग लोगों की कुल संख्या का जो देख रहे हैं आप संख्या प्रति, वो दिव्यांगता के प्रकार और दिव्यांग लोगों के योग के बराबर क्यों नहीं है। वास्तव में एक ही व्यक्ति बहरा और अंधा दोनों हो सकता है, तो इसलिए इसको हम बहुत बड़ी संख्या भी नहीं मानेंगे। इसमें कम भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं एक व्यक्ति को एक से अधिक दिव्यांगताएं भी हो सकती हैं, तो कुछ संख्या इससे कम हो सकती है। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। यदि आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं समझ में आया होगा तो भी बताइएगा, आपको दोबारा से समझाया भी जाएगा। एक बार आपको इसको विधिवत पढ़ने की भी आवश्यकता है। यदि PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी से जुड़ सकते हैं, और वहाँ से प्राप्त करते हुए आप इसको पढ़ सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।